हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम हीट कैपेसिटी और सम टर्म्स रिगार्डिंग हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी होता क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ये वो अमाउंट होता है हीट का जो रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर को रेज करने के लिए, सिस्टम के टेम्परेचर को रेज करने के लिए थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितने टेम्परेचर की, जितनी हीट की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी के नाम से डिफाइन किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म कैपिटल सी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे? कैपिटल सी से। एंड इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन T2 माइनस T1। इसका मतलब है Q इज़ द हीट हेयर एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यानी डिफरेंस इन बिटवीन द टेम्परेचर। ये फाइनल टेम्परेचर होगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद, और ये इनिशियल टेम्परेचर होगा जब टेम्परेचर बढ़ा नहीं होगा उस टाइम पे। तो जो भी डिफरेंस है उसे हम डेल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्यू अपॉन डेल टी भी लिखा जा सकता है। अगर हम स्मॉल अमाउंट में चेंज के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे सी इज इक्वल टू होगा डेल क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, टोटल चेंज के लिए डेल टी, और अगर स्मॉल चेंज है तो डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल क्यू अपॉन डी टी। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईजी है डेफिनेशन, और फॉर्मूला ध्यान रखना है, सबसे मेन जो हमें करना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए सेकंड जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर सिर्फ हम 1 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सब्सटेंस कितना होना चाहिए? 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस के थ्रू जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, और वो भी सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस का। तो उस टाइम पे जितने भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या कह देंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म स्मॉल सी। इसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी इंटू में मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। यानी ये वाली टर्म क्यू अपॉन डेल टी तो सेम ही है जो हमने हीट कैपेसिटी के अंदर यूज़ की, सिर्फ यहाँ डेल टी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, क्योंकि यही चीज़ इसके अंदर और नई हमने इंक्लूड की है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी। अ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए इनकी जो डेफिनेशन है वो मिलती जुलती है, कि ये भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे ग्राम में नहीं है सब्सटेंस, किस में ले रखा है? मोल के अंदर। अगर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो मोलर हीट कैपेसिटी के नाम से जानी जाएगी। अगर 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस के थ्रू आपको टेम्परेचर रेज करना है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से, वो अमाउंट ऑफ हीट किसके नाम से जानी जाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से जानी जाएगी। अब मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सी एम का यूज़ करेंगे हम सिंबल, एंड इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन एन। यानी हीट कैपेसिटी जो थी उसे सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपॉन एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, 1 मोल अगर लिया है तो यहाँ पे 1 रहेगा। जितने भी नंबर ऑफ मोल हम कंसीडर करते हैं उसके लिए एन का यूज़ किया है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, फर्स्ट है इसमें हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट वॉल्यूम, जो भी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के अंदर दिया जाता है ना, इसका मतलब है वो चीज़ हमने यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर की हुई है। सी स्टैंड फॉर हीट कैपेसिटी एंड वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे हीट कैपेसिटी निकालनी है हमें। द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे किसी सिस्टम के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए, क्या चीज़ कांस्टेंट रखते हुए? वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो उस टाइम पे जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके लिए डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, वो देखिए। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रही हूँ, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वहाँ पे हम डेल्टा का यूज़ कर रहे थे क्योंकि टोटल जो चेंज था उसे दिखा रहे थे। यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए हम डी या फिर डेल का यूज़ कर रहे हैं। एंड हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी अभी अभी हमने पढ़ा था, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म सी एंड इट इज़ इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डी टी। यही होता है। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं?
डेल क्यू की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है आपके पास, ये वैल्यू डेल क्यू की जगह पुट करेंगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकेंड के अंदर हम रखेंगे. तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन डी टी. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड. क्लियर. डेल क्यू की जगह हमने क्या रखा है, डी यू प्लस पी डी वी लिख दिया. ठीक है. और डेल टी एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे. एट, क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पे डी वी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो. क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे. अगर डी वी जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये तो जीरो हो गई पूरी टर्म. सिर्फ क्या बचा, सी इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि कांस्टेंट ले लिया है हमने यहाँ पे. देन सी वी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी, और यहाँ भी वी लगा दिया जिससे पता चल जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर लिखेंगे सी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी फॉर आइडियल गैस. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये दो रिजल्ट्स आ गए आपके यहाँ पे, दोनों ही सही हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं. ओके. अब सेकंड जो टाइप है उसके अंदर देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे टर्म सी पी से. सी स्टैंड फॉर हीट कैपेसिटी एंड पी सबस्क्रिप्ट के अंदर है, इट इज़ रिप्रेजेंट कांस्टेंट प्रेशर. The heat supplied to a system to raise its temperature through 1 degree Celsius keeping the external pressure constant is called heat capacity at constant pressure. अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं, हम इतनी अमाउंट में हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को, तो उस टाइम के ऊपर जो हमारा टर्म है ये क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. और हम पिछली जो अभी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने पढ़ा उसके अंदर हम इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर ये चीज़ देख चुके हैं कि वो किसके इक्वल आया था, सी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन डी टी. चाहे तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं या फिर फर्स्ट सेकेंड स्टेप जो आपने वहाँ पे यूज़ किए थे वो सेम स्टेप यहाँ भी यूज़ करने पड़ेंगे आपको. तो इतने के इक्वल आ गया. अब स्टार्ट करेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो सी पी से रिप्रेजेंट करेंगे. ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी. पी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इसे, डेल वी अपॉन डेल टी, और ये भी पी. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम. एंथैल्पी के लिए आपने एक इक्वेशन यूज़ की थी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यही यूज़ की थी. इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. उस टाइम पे क्या होगा, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, है ना. ये डेल का सिंबल बना रही हूँ मैं ऐसे, क्योंकि हम टोटल चेंज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इस तरीके का सिंबल यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि सी पी जितने के इक्वल आया था यहाँ सेम इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हो गई, है ना. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारी. ओके. और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड थी. तो फर्स्ट एंड जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उन्हें जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट सी पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी होल पी. या फिर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस सी पी किसके इक्वल होगी, इट इज़ इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. दोनों ही जो टर्म्स हैं आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है. ठीक है. सिर्फ कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, क्या किया है, C इज इक्वल टू किसके आया था, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन डी टी. हमने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सी पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी होल पी प्लस पी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और इसके रेस्पेक्ट के अंदर डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम क्या होती है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एंड इट इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर तो उस टाइम पे क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल टी होल पी इज इक्वल टू डेल यू. यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे,
सेम टू सेम। प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो टर्म होती है उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, वो बाहर ले लेंगे हम। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम टू सेम आ रही है। तो सी पी किसके इक्वल आ गया, डेल एच अपॉन डेल टी के इक्वल। और आइडियल गैस के लिए अगर आप लिखेंगे तो सी पी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी रहेगा। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये दोनों फार्मूलाज जो हैं, स्पेशली जो यहाँ पे सी पी और सी वी जो होता है उनकी जो वैल्यू आती है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।